हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ओके, और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे गणना की जाती है, उसका सूत्र क्या होता है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है जो, जैसे कहीं पर कोई आवेश रखा है जो है ना किसी बिंदु पर, तो ये अपने आसपास क्या उत्पन्न कर देगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, है ना। वो सूत्र ध्यान में ला रहा है एक बार जो हमने कल पढ़ा है विद्युत क्षेत्र वाला। तो ये आवेश अपने समीप में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, ठीक है। और इसके कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है ना P पर। तो हमें तो यहाँ पर जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, उस बिंदु पर हम किसको रखा हुआ मानते हैं, परीक्षण धन आवेश को। ओके, है ना। और फिर उस परीक्षण धन आवेश पर हम किसका मान निकालते हैं, विद्युत बल का, है ना। ये विधि बता दो, कल हमने पढ़ी है Q0 पर, है ना, Q0 पर या Q0 पर हम क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, विद्युत बल। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। ओके और कूलाम के नियम से बल निकालने के पश्चात हम क्या कर देते हैं, तीव्रता निकालने के लिए उस बल पर, है ना, परीक्षण आवेश पे जो बल निकाला है उसमें परीक्षण आवेश के मान से भाग दे देते हैं। तो यही हमारी उस बिंदु पर किसका सूत्र बन जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, है ना। तो हमको यहाँ यही करना होगा, ठीक है। अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, तो हम उस जिस बिंदु पर निकालना चाह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर किसको रखा हुआ मानेंगे, परीक्षण आवेश को। और उस पर पहले किसकी गणना करेंगे, कूलाम के नियम से बल की, फिर परीक्षण आवेश के मान से भाग दे देंगे। हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। ये विधि हमने कल पढ़ी थी, उसका सूत्र पढ़ा था। अब चलिए, तो अभी हमको यहाँ पर एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। बिंदु आवेश के कारण मतलब एक इलेक्ट्रॉन बोलो, प्रोटॉन बोलो, एक छोटा सा आवेश एक छोटी सी मात्रा में हो कहीं पर, है ना इस तरह से। तो यहाँ पर हमने जो स्थिति लेकर चल रहे थे सूत्र के व्यंजक निकालने के लिए, हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि माना कोई बिंदु आवेश Q से हमने दर्शा दिया। बिंदु आवेश Q कहाँ रखा है, पैरा विद्युत माध्यम में रखा है ना। पैरा विद्युत माध्यम में जिसका पैराद्युतांक कितना है, K है, ठीक है। और जिससे R दूरी पर, है ना, कोई बिंदु आवेश Q पैरा विद्युत माध्यम में जिसका पैराद्युतांक K है, बिंदु O पर स्थित है, और इससे R दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है ना। शॉर्ट में हम उसको विद्युत क्षेत्र भी बोल के चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ सबसे पहले तो जो हम, है ना, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस पर किसको रखा हुआ मानेंगे, हम परीक्षण धन आवेश। ध्यान रखिए बच्चों, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धनात्मक आवेश, परीक्षण आवेश पर ही निकालते हैं। परीक्षण आवेश मतलब अल्प परिमाण का आवेश। ओके, और हम यहाँ शब्दों में कहे या नहीं कहे कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश धन रखा हुआ है, या ऐसा नहीं भी हमने कहा है, शब्दों में नहीं भी लिखा है, तो भी हम हमेशा उस बिंदु पर किसको रखा हुआ ही मानकर चलेंगे, परीक्षण धन आवेश को, ठीक है। मतलब तीव्रता परीक्षण धन आवेश पर ही निकाली जाती है जो, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या मान लिया हमने कि इस पर परीक्षण धन आवेश Q0 रखा है, तो इस पर आवेश के कारण बल भी लगेगा, और उसी बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो उस पर बल किधर लगेगा, जैसे ये धन आवेश है, अभी इस पे हमने, है ना, इसको Q से दर्शाया, पॉजिटिव Q से, तो ये धन है, तो ये धन को रिपेल करेगा, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस पे जो बल लगेगा वो इस दिशा में होगा, विद्युत बल। और जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में क्या भी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है ना। तो ये उसका हमने चित्र बता दिया, ठीक है, जो हमने स्थिति ली है। ठीक, क्या ली हमने फिर से कि माना कोई बिंदु आवेश Q पैरा विद्युत माध्यम K वाले माध्यम, पैराद्युतांक K वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और यही हमने यहाँ पर शब्दों में भी इसका कथन लिख दिया है, जो ना, ये कथन बोल दो या स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से, है ना, तब हम क्या लगाएंगे, जो कूलाम के नियम अनुसार। ओके, कूलाम के नियम अनुसार, ठीक है। बिंदु आवेश, है ना, बिंदु आवेश, इसको हम कौन सा आवेश बोलते हैं बच्चों,
क्यू आवेश, ये हमारा कौन सा आवेश होता है, स्रोत आवेश बोलते हैं, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वो स्रोत आवेश कहते हैं उसे ना, या मूल आवेश। तब बिंदु आवेश क्यू द्वारा, ओके, यह स्रोत आवेश क्यू द्वारा, बिंदु आवेश क्यू द्वारा, ठीक है। हमें पहले क्या निकालना है, विधि मालूम है हमको, बल निकालेंगे पहले, फिर परीक्षण आवेश से भाग देंगे ना, तो हम पहले बल निकालें, तब बिंदु आवेश क्यू द्वारा परीक्षण आवेश, ठीक है, Q0 पर या Q0 पर विद्युत बल, ठीक है, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से बल का सूत्र हो जाएगा तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और पैराविद्युत माध्यम में रखा हुआ माना है ना, सूत्र ये होता है उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है सूत्र तो। और अगर पैराविद्युत माध्यम हो तो यहाँ के आ जाता है ना, तो ये के, ओके, और Q1 मतलब पहला आवेश, तो पहला आवेश यहाँ कौन है, ये Q है, तो ये हो जाएगा Q, और Q2 मतलब दूसरा आवेश का मान, तो दूसरा आवेश मतलब परीक्षण आवेश, ओके, बटे में दोनों की बीच की दूरी का वर्ग, तो यहाँ दूरी हमने आर सी बताई, ये आर स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया हमारे पास परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल। अब क्या निकालना है, अब ठीक है, बिंदु या ऐसे लिखते हैं, अतः बिंदु P पर, ठीक है, परीक्षण आवेश, ये बिंदु P पर लिख देता है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, या परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण क्या है, E बराबर F परीक्षण आवेश पे बल बटे परीक्षण आवेश का परिमाण, ये सूत्र होता है उसका, है ना। अब यहाँ से मान रख दो तो E कितना हो गया हमारे पास, F का मान कितना है हमारे पास, F है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और Q0, ठीक है, बटे में, है ना, यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर, ये अभी हमने F का मान रखा है, ठीक है, किसका मान रखा है हमने, ये F का। अब ये जो बटे में Q0 है ना, Q0 भी पढ़ेंगे हम इसको, तो ये Q0 को हम गुणा में इधर से अलग से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्यों Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, E का मान कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया उसका परिमाण, है ना। फिर दिशा भी बता देते हो, तो दिशा किधर होगी उसकी, है ना, ये जो बल की दिशा है, तो बल की दिशा किधर होगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब आर की दिशा में होगी ना, किसकी दिशा में, आर की दिशा में होगी, ठीक है। तो अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें, ओके, सदिश रूप में, ये तो परिमाण हो गया केवल उसका, तो सदिश रूप में हो जाएगा समीकरण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख दिया परिमाण। अब दिशा लिखनी है, तो दिशा आप शब्दों में भी लिख सकते हो, क्यू आवेश से Q0 की ओर या O से P की ओर, ओके, O से P की ओर, लेकिन हमको मालूम है कि हम यहाँ दिशा शब्दों में ना लिखते हुए एकांक सदिश का उपयोग करते हैं। तो कौन सी दिशा में है बल, कौन सी दिशा में, O से P की दिशा में, या किसकी दिशा में, R की दिशा में, इस तरह से, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे एकांक सदिश R से, ठीक है, ये जहां ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास किसका मान, दोनों पे लगने वाले बल का मान, ठीक है, ओके, है ना, ये आ गया, ठीक। तो हमारे पास ये किस में आ गया, हमारे पास सदिश रूप में आ गया, ओके। अब जहां आपको अगर आर के बारे में दिशा दिखा देना है तो लिख दीजिए, तो जहां ये क्या है, ठीक है, किसकी दिशा में, सदिश ओपी की दिशा में, ओके, सदिश ओपी की दिशा में एकांक सदिश, है ना। ये अगर इसके बारे में बताना हो ये क्या है तो, ओके, चलिए, ये हो गया तो उसका सदिश रूप। अब इसके मान जो हम एसआई और सीजीएस पद्धति में बताते हैं, है ना, तो बस
एसआई पद्धति में मतलब सिर्फ मात्रक लिख देंगे उनके। एसआई पद्धति में मतलब हमने ये मान जो निकाला है वो एसआई पद्धति लेकर ही निकाला है। तो एसआई पद्धति में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा E 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K एप्सिलॉन नॉट K और Q बटे में R स्क्वायर, है ना, सभी सूत्र नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। बस यहाँ क्या लिखना है उसका मात्रक। मात्रक क्या होता है इसका, ठीक है, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है ना, ये मात्रक होता है। ये हो गया एसआई पद्धति में। ठीक है, फिर वायु या निर्वात की उपस्थिति में, वायु या निर्वात की स्थिति में, है ना, की उपस्थिति में। तो वायु या निर्वात की उपस्थिति में मतलब कि हमने आवेश को माध्यम में रखा हुआ माना है ना। अगर मान लो कि ये वायु या निर्वात में होता तो वायु या निर्वात में, है ना, या शॉर्ट में लिख दो जो उपस्थिति नहीं भी लिखे तो में क्या हो जाता, के का मान कितना हो जाता 1, वायु या निर्वात के लिए परावर्तितांक 1 हो जाता। तो फिर E का सूत्र कितना बन जाता, तो यहाँ पे E बराबर हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब वायु या निर्वात में K की वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो Q/R स्क्वायर और मात्रा क्या है न्यूटन बटे कूलम, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास उसका मान एसआई पद्धति में। मतलब सूत्र वही है, मान वही है, हमने वहां पर मात्रक लिख दिया बस, है ना। और वायु निर्वात के लिए K का मान 1 रख दिया। फिर इसी तरह से यहाँ पर सीजीएस पद्धति में, है ना, तो सीजीएस पद्धति में जो नियतांक होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है तो 1, है ना, हमने पढ़ी है। ये नियतांक का मतलब मान 1 होता है। तो सीजीएस पद्धति में E का मान कितना होगा, है ना, तब E बराबर सीजीएस पद्धति में 1/K आ जाएगा। ये जो सूत्र है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/K और इनटू में QR स्क्वायर, ये आ गया QR स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसका क्या भी लिखते बचाओ, मात्रक लिखेंगे सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, इसमें दायन बटे स्थिर कूलम, है ना, ये हो गया, ठीक है। ये आ गया विद्युत क्षेत्र। फिर इसी तरह से जो है ना वायु या निर्वात में, अगर मान लो वायु या निर्वात वाली स्थिति लेकर चल रहे हम कि चाल आवेश वायु या निर्वात में है, तो K का मान आ जाएगा 1 और तब E हो जाएगा कितना, विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा 1, ये K का मान भी 1 हो जाएगा, Q बटे R स्क्वायर, ये रहेगा जो दायन बटे स्थिर कूलम, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक एसआई और सीजीएस पद्धति में, है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। तो ये ओके, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना जो कि हमने ये पूरा व्यंजक निकाला है, ठीक है। तो हमने वायु या निर्वात में दोनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यहाँ नोट ध्यान रख दें इसमें नोट में, ठीक है, कि माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र हमने निकाला है ई माध्यम, है ना, ऐसा लिखते। माध्यम में जब पराविद्युत माध्यम लेके चल रहे थे तो यहाँ क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R स्क्वायर, ठीक है, ये था। अब वायु में ले लिया, वायु ले लिया तो वायु में ये आया, है ना, E वायु, वायु में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ये आ गया। तो अगर आप इन दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तुलना करो कि आवेश माध्यम में कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा माध्यम की उपस्थिति में और वायु में कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, है ना। तो यहाँ हमको अंतर क्या दिखा, तुलना करना चाह रहे हो आप, डिवाइड कर दो इन दोनों को। तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, है ना, ये 1/4 सब कैंसल, QR स्क्वायर सब कैंसल, क्या बचेगा आपके पास, है ना। तो जो बचेगा
वो मैं लिख देता हूँ, मुझे यहाँ पे समझ में आता गया कैसे कटेगा यहाँ। तो E माध्यम, ठीक है, बटे में E वायु, इसका अनुपात आया 1/k। ओके, या E माध्यम है ना, माध्यम में विद्युत क्षेत्र 1/k होगा किसके, वायु में विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, तो ये होगी जो हमारे पास माध्यम में विद्युत क्षेत्र, वायु में विद्युत क्षेत्र में संबंध। क्या संबंध समझ में आया हमको कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है वायु में विद्युत क्षेत्र के मान से। कितने गुना कम होता है, 1/k गुना कम होता है। मतलब वो निर्भर करेगा कि परावर्तित माध्यम कौन सा है, उसका परावर्तितांक क्या है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा जो हमने वायु में, मतलब कोई बिंदु आवेश था, वायु में उसने कितना विद्युत बल बनाया, कितना विद्युत क्षेत्र बनाया, 20 न्यूटन प्रति कूलाम बनाया। ओके, अब अगर हम यहाँ पर है ना 20 न्यूटन प्रति कूलाम बनाया, मतलब वो एक कूलाम आवेश पे 20 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक है, इतना विद्युत क्षेत्र बनाया उसने। ओके, अब यहाँ पर अगर हमने वहां कांच रख दिया, मान लो जैसे यहाँ ये वायु थी, तो उसने इस बिंदु पर 20 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र बनाया। अब हमने कहा कि हमने इसमें कांच रख दिया इन दोनों आवेशों के बीच में, इसके पास में। तो कांच रखने में क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर कांच मतलब माध्यम हो गया। तो 1/k गुणित E वायु है ना। तो E वायु ये संबंध है ऊपर। तो वायु में विद्युत क्षेत्र कितना है हमारे पास, 20 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये है ना इतना आ जाएगा। अब K क्या होता है, कांच का परावर्तितांक। तो कांच का परावर्तितांक कितना है, 5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, जो कांच में विद्युत क्षेत्र का मान 4 है ना न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, इतना। मतलब कांच रख दिया तो विद्युत क्षेत्र का मान कितने गुना घट जाएगा, 1/5 गुना घट जाएगा। 20 न्यूटन प्रति कूलाम से घटकर कितना हो गया, 4 न्यूटन प्रति कूलाम। मतलब ध्यान रखिए कि विद्युत क्षेत्र का मान भी घटता है माध्यम की उपस्थिति में, है ना। बल का मान घटेगा तो डेफिनेटली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी घटेगा। कितना घटेगा, 1/k गुना घटेगा, है ना। तो ये संबंध जो हम याद रखें इसमें, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बचा, आप हमेशा ध्यान में रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि हम इसका उपयोग आगे कई स्थानों पे करेंगे। तो 1/4πε0k वायु Q/r के, जहाँ Q होगा बिंदु आवेश का मान, R होगी दूरी, है ना, ऐसे, और वायु या निर्वात में ऐसे। तो ये सूत्र जो याद हो जाना चाहिए आपको, आगे हम इसका कई बार उपयोग करने वाले हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। एक वायु या निर्वात में ये वाला याद रखें, है ना, ऐसा ही पद्धति वाला ज्यादा याद रखिएगा, ऐसे, ठीक है। तो चलिए, है ना, नोट कीजिए। चलिए जो अब यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने एक अकेले बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला है ना। इसी तरह एक निकाय में बहुत सारे बिंदु आवेश हो सकते हैं। तो उनके कारण अगर हमें किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो वहां हम क्या विधि अपनाएंगे, किस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा, अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, है ना। यह तीव्रता कैसे निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसके लिए भी जो हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ा है पहले भी, किसके लिए, विद्युत बल के लिए, जो है ना, अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल के लिए हमने यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया था। तो उसमें हमने क्या देखा था जो, कि अगर किसी निकाय में, ठीक है, एक से ज्यादा आवेश स्थित है, तो ठीक है, उन आवेशों पे अन्य आवेशों के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा, है ना, इस तरह से। तो हम किसी बिंदु एक आवेश में बल कैसे निकालते हैं, सभी आवेशों का बल निकालकर हम उनका क्या कर देते हैं, सदिश योग कर देते हैं, सदिश विधि से उनको जोड़ देते हैं, है ना। तो इसी तरह जो हम यहाँ पर भी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए भी हम वही करेंगे, क्योंकि परिणामी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई नई राशि नहीं है, वो एकांक आवेश पे लगने वाला ही बल है। तो जो बल के लिए नियम रहेंगे, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी नियम रहेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर अब अनेक आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करने का तरीका देखेंगे, उसका एक फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। चलिए 1 मिनट। ओके, तो इस तरह से जो अब देखिए यहाँ पर, है ना। तो हमने क्या कहा जो, कि मान लिया हमने कि किसी निकाय में अनेक बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2
और एक यहाँ आवेश हमने Qn बता दिया है ना। Q1 आवेश से बिंदु P की जो दूरी है इसे हमने R1P से दिखा दिया, ठीक है। फिर Q2 आवेश से जो दूरी है इसे हमने R2P से दर्शा दिया, ठीक है। और N से जो दूरी है उसे हम NP से दर्शा दें। तो अब यहाँ पर जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे गणना करेंगे, है ना, सदिश विधि लगाकर। तो देखिए हम पहले किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, आवेश Q1 के कारण। तो आवेश Q1 किधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, जैसे यहाँ कौन सा आवेश रखा हुआ मानेंगे हम अभी, परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश। तो ये भी धन बताया, ये भी धन है, तो ये उसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो इस पर ये किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, है ना, आवेश Q1 की, जिसको हमने E1 से दर्शा दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये E1 से दर्शा दिया, ओके। फिर इसी तरह से यहाँ पर Q2 भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो Q2 इसको इधर दोनों को धनात्मक है, तो ये भी ये Q2 के कारण हो गया, इसको दर्शा दिया हमने E2 से। तो अब हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, E1 आ गया और इधर E2 आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर दोनों, इन दोनों का परिणामी जोड़ना है इनको। तो हम इनको सदिश नियमों से जोड़ दें। तो सदिश नियमों के अनुसार ये किसको व्यक्त कर रही है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा को। तो फिर इनका परिणामी किसके बराबर होगा, त्रिभुज की समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर। तो ये इनका परिणामी हो गया। तो पहले हम किसका परिणामी निकालेंगे, E1 और E2 का, है ना। ये विधि मतलब दो आवेश का परिणामी निकालते चलो। ये किसका परिणामी आ गया, ये 1 और 2 आवेश के कारण परिणामी आ गया। अब इसी तरह मान लो कि सिस्टम में अपने निकाय में कोई यहाँ पर और एक अन्य आवेश रखा हुआ है ना, ये Qn आवेश रखा है। तो इसकी दूरी हमने Np से दर्शा दी। तो फिर इसकी दूरी भी जो है ना, क्या करेंगे, अब किसका विद्युत क्षेत्र निकाल लिया था, पहले हमने Q1 और Q2 को जोड़कर सदिश विधि से निकाल लिया, है ना। अब इनको जोड़ दिया हमने, मान लो ये हट गए, ये हमारे पास परिणामी आवेश विद्युत क्षेत्र आ गया। किसका आ गया, Q1 और Q2 का विद्युत क्षेत्र आ गया। अब Qn यहाँ है ना, जैसे ये Qn यहाँ है, तो Qn उसको यहाँ से इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो ये किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, Qn की, है ना। ये En आ गई, En भी इधर रहेगी, है ना, इस तरह से। तो फिर ये दोनों कैसी दिशा में है, समान दिशा में। तो फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे समान दिशा में, ओके। मतलब सदिश विधि से ही जोड़ते जाना है, एक एक का दो का निकालते चले, उनको सदिश विधि से जोड़ते हुए चले, बस यही करना है हमको। Q1 की निकाली, Q2 का, इन दोनों का सदिश योग निकाल लिया। फिर उसमें अगला Q3 होगा तो उसका सदिश योग निकाल लेंगे, उन दोनों का परिणाम निकाल लेंगे। फिर अगला होगा तो उनका परिणाम। तो इस तरह से हम ऐसे, तो ये जैसे Qn है, तो इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक आ गया, तो इन दोनों को अंत में ऐड कर देंगे। तो परिणामी क्या बन गया, फिर ये जो हमने ऊपर जो निकाय बताया है उसके लिए परिणामी ये हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इन निकायों में जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो, उन सबको, है ना, सदिश विधि से जोड़ते हुए चलते हैं, सदिश नियम लगाकर जोड़ते हुए चलते हैं, है ना। तब यहाँ पर क्या मान लिया हमने कि, ठीक है, हमने यही पूरी बात यहाँ पर लिख दी है जो, कि किसी निकाय में, ठीक है, माना Q1, Q2 और Qn ऐसे आवेश है जिनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E2 अप टू En है, ओके। जिसके कारण हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये हमने उसकी स्टेटमेंट भी लिख दी, ओके। अब यहाँ पर तब बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, ओके। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र सभी का ये कौन सा योग होगा बच्चों, सदिश योग, ठीक है। पहले के विद्युत क्षेत्र प्लस दूसरे का प्लस, ऐसे जितने आवेश उनमें होंगे जो, है ना, ठीक है, जितने भी आवेश होंगे उन सभी के विद्युत क्षेत्रों की तुलना का सबका क्या कर देंगे हम, सदिश विधि से जोड़ेंगे। सदिश योग का मतलब सदिश नियमों का ध्यान में रखते हुए दिशाओं का, सदिश विधियों का उसके आधार पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम मान अगर लिख दे बच्चों तो कितना हो जाएगा, E बराबर ये E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और Q1 किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये
Q1 की E1 से दर्शाया उसका, है ना। तो Q1 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सूत्र है उसका, अभी हमने निकाला 1/4πε0 Q/r², है ना, यही है। तो Q1 का है तो Q1 आ जाएगा, फिर बटे में दूरी का वर्ग, दूरी क्या है यहाँ पर, दूरी को दर्शाया है 1p से, तो ये 1p का स्क्वायर, है ना। अब सदिश योग करना है, तो सदिश योग के लिए हम साथ में दिशा भी देखते चलेंगे। तो हम यहाँ पर सदिश रूप लेंगे उसका, तो यहाँ किस दिशा किससे बता देते हैं, एकांक सदिश। तो Q1 का जो विद्युत क्षेत्र है E1 वो किसकी दिशा में ही है, दूरी की दिशा में ही है, R1p की दिशा में ही है ना। ये सर इधर ही है ना जो R1p की दिशा में, तो उसी को हमने R1p से ऐसा लिखा, ठीक है ना, एकांक सदिश R1p। फिर इसी तरह से किसका जोड़ देंगे यहाँ 1/4πε0 Q2, अगर वायु या निर्वात लिए है तो ये, अगर माध्यम लगाए तो यहाँ K भी गुना होते चले, है ना। अब ये इसका, फिर यहाँ मुझे कितना हो जाएगा R2p का स्क्वायर, और एकांक सदिश ये 2p की दिशा में ना, तो ये R2p, ओके। चलिए फिर अब इसके बाद मुझे यहाँ पर ये ऐसा, है ना। अब कौन से पद में, nवां पद दिखा रहे हैं हम, ऐसे चलते चलेगा इन पदों तक, तो 1/4πε0, ओके, Q n में आवेश की कारण है ना, R n p का स्क्वायर, ये n p दिशा बताइए ना, और एकांक सदिश R n p, ये होगी तो हमारे पास क्या है ना, ये n p लिखा है, ध्यान से देखना, बड़े में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इस सूत्र को हम, सेम सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे यहाँ से और कॉमन क्या आ गया 1/4πε0 कॉमन आ गया, है ना। फिर ब्रैकेट में क्या बच गया यहाँ पर Q1, ओके, अपॉन में R1p का स्क्वायर, और एकांक सदिश R1p, बस ये 1/4πε0 कॉमन निकाल के दिखा रहे हैं ना, प्लस Q2, ओके, क्या बचेगा यहाँ बटे में R2p का स्क्वायर R2p, है ना। फिर इस तरह से कहाँ तक चलेगा ये Qn तक, तो यहाँ हो जाएगा Qn बटे में ये RnP का स्क्वायर, एकांक सदिश RnP, ओके। ये आ गया मतलब जो उसका व्यंजक, है ना, मतलब विधि तो सिंपल सी है, तो एक दो को जोड़ते चले सदिश, ये उसका व्यंजक के रूप में दर्शाना हुआ, है ना। अगर हम इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें जो समेशन के रूप में, तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना, जैसे E बराबर क्या हो जाएगा समेशन के रूप में E, ओके, यहाँ सिर्फ जो 1/4πε0 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समेशन में इस पूरे व्यंजक को ऐसे ना दिखाते हुए समेशन के रूप में दर्शा दे, तो समेशन यहाँ क्या हो जाएगा, जो ये Q जो संख्या हमारे पास चल रही है, जैसे Q1 Q2 Qn तक जा रही है ना, एक पूर्णांक संख्या चल रही, तो इसको हम i से दर्शा दे रहे हैं, Q i से, है ना। i की वैल्यू यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर n तक, तो जैसे Q1, फिर अगला पद आएगा ऐसा, है ना, Q2 ऐड करते जाना है, फिर यहाँ पर बटे में R, यहाँ पर भी क्या जाएगा, तो 1 2 3 ऐसा n तक जाएगा, तो उसको हमने i से दर्शाया है, तो RIP का स्क्वायर, और एकांक सदिश भी RIP, है ना, मतलब जहां 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है वहां हमने i से लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ठीक है, उसका सदिश रूप का, है ना, समेशन के रूप में समीकरण, ठीक। तो मतलब यहाँ से जो इतना जो समीकरण है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं यार, क्या कितना कठिन समीकरण दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऐसा इससे कोई, है ना, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते चलो एक एक आवेश की, और उन सबको सदिश विधि से जोड़ते चलो, जैसे हमने क्या किया था, कहाँ पर, है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत में बल की गणना की थी, वैसे ही इसमें भी करना है ना, सेम विधि रहेगी। चलिए, तो ये हो गया जो हमारे पास अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए इसे।
चलिए बच्चों, अब इसमें हम देखते हैं बच्चों कि दो बिंदु आवेशों के कारण एक उदासीन बिंदु जो बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी, कहाँ होगी, है ना। तो अब हम मुझे सबसे पहले बात करते हैं कि उदासीन बिंदु क्या है ना। तो देखिए, जैसे हमें पता है कि ये एक बिंदु आवेश है ना। तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा, जैसे ये धनावेश है तो ये इधर की ओर होगी। ठीक है, और हमने इसके समीप कोई दूसरा आवेश रखा है, स्रोत आवेश, तो ये भी अपना क्या बनाएगा, एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा, है ना। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी रहेगी ऐसे। तो दोनों के विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में होगी, मतलब विपरीत दिशा में वो, है ना। यहाँ पर उनके जो बल होंगे इस स्थान पे, या यहाँ उनकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो परस्पर विपरीत दिशा में होगी। तो यहाँ कहीं जहाँ दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे, जहां पर जो दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे, वहां कोई एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर दोनों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा होगा, बराबर होगा, है ना, बराबर होगा। तो उस स्थान पर, ठीक है, E1 और E2 बराबर हो गए, विपरीत दिशा में हो गए, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है उसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। तो अब हमें वही यहाँ ज्ञात करना है कि जो दो बिंदु आवेश है ना, तो उनके जो विद्युत क्षेत्र होंगे, तो अगर उनके विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे, वो इतने समीप होंगे कि एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हो, तो उनके विद्युत क्षेत्र में कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ऐसे बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। तो वो उदासीन बिंदु अब कहाँ होगा, किस स्थिति पे होगा, कौन से आवेश से कितनी दूरी पर आएगा, ये अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, यही हम ज्ञात करने वाले हैं। ओके, तो समझ में आया हम क्या निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर दो आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें क्या बनेगा, है ना, उदासीन बिंदु बनेगा। तो उसकी स्थिति ज्ञात करना है और वो कहाँ होगा उसकी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम पहले बात करते थे सजातीय आवेशों के लिए। मतलब जो हमने बिंदु आवेश लिए हैं वो दोनों सजातीय आवेश है ना, मतलब दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है। तो उस स्थिति में उनका जो उदासीन बिंदु होगा वो कहाँ होगा, तो उनका उदासीन बिंदु जो कहाँ पर होगा, उनको मिलाने वाली रेखा पर बीच में कहीं होगा, दोनों के बीच में। ठीक है ना, यही कहीं होगा इसका विद्युत उदासीन बिंदु, बीच में कहीं पर आएगा। ओके, तो जैसे मान लो जो हमने कहा कि यहाँ पर, ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र, मतलब उदासीन बिंदु कहाँ बनता है, जहां पर दोनों के विद्युत क्षेत्र कैसी दिशा में आ जाए, है ना, विपरीत दिशा में आ जाए। ओके, वहां पर ही उदासीन बिंदु बनेगा। ठीक, जैसे मान लो हमने कहा तो ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, तो इसका विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ऐसे, इसको चलो हम ऐसी रेखा ऐसे दर्शाते हैं ना, इसका विद्युत क्षेत्र ऐसा है। ओके, है ना, और इसका विद्युत क्षेत्र ये ऐसा, है ना, विद्युत क्षेत्र इसका इधर होगा, दिशा ये होगी। हम इसको ऐसी रेखाओं से दर्शाए, बल रेखाओं से, इसके बारे में हम आगे पढ़े। तो देखो जो यहाँ पर, है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा बिल्कुल विपरीत कहाँ पर आएगी, ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, इधर यहाँ पर इस वाले भाग में अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की बल रेखा इधर, इस वाले की बल रेखा भी इधर चलते हुए आएगी, है ना। तो यहाँ दोनों के विद्युत क्षेत्र कैसी दिशा में होंगे, समान दिशा में। ओके, और इसका विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, तो दोनों का मतलब इसका विद्युत क्षेत्र इसके इधर कैसी दिशा में है, समान दिशा में, है ना। बस विपरीत कहाँ रहेंगे, वो दोनों के बीच में, यहाँ पर ही विपरीत दिशा में रहेंगे। बाकी इधर इसका विद्युत क्षेत्र समान और इसका दोनों का विद्युत क्षेत्र समान दिशा में आएगा। तो उदासीन बिंदु कहाँ, कौन से स्थान पर ही आता है, जहां पर विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में आते हैं। तो इनका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर आएगा, जो विपरीत दिशा में, है ना, यहाँ विद्युत क्षेत्र। तो इस तरह से क्या कहा हमने कि दोनों सजातीय आवेशों का के कारण विद्युत क्षेत्र उदासीन बिंदु की स्थिति दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच में कहीं पर होगा। कहीं पर कहाँ होगा, तो छोटे आवेश की तरफ होगा,
या अगर दोनों आवेश बराबर है तो फिर दोनों के बिल्कुल बीच में होगा। जैसे अगर हमने कहा तो जैसे ये है ना 10 कूलम आवेश है, ठीक है, 10 कूलम आवेश और ये प्लस 5 कूलम आवेश, तो इसका परीक्षण आवेश मान लो बीच में कहीं रखा है ना, तो इस ज्यादा बल किसका लगेगा, इस वाले का लगेगा ना, ज्यादा है तो ये ज्यादा बल इधर से इधर लगेगा तो परीक्षण आवेश हमारा इधर की ओर ज्यादा खिसका हुआ रहेगा। इसका बल कम लगेगा तो ये उसको ज्यादा दूर तक नहीं खिसका पाएगा, है ना, ये ज्यादा दूर तक खिसका देगा। तो छोटा जो परीक्षण आवेश है वो किसके समीप में ज्यादा रहेगा, छोटे आवेश के। और अगर दोनों बराबर रहे, दोनों बराबर आवेश रहे तो फिर दोनों के कारण वो बराबर बराबर बल का अनुभव करेगा, है ना, तो फिर बीच में ही जाके वो, है ना, उदासीन बिंदु पर प्राप्त होगा हमको। ठीक है, तो समझ में आया, यहाँ पर छोटे आवेश की तरफ होता है या दोनों के बीच की दूरी के ठीक मध्य में होगा। ठीक मध्य में कब होगा, जब दोनों आवेश समान होंगे तब। ओके, चलिए अब हमको इसकी स्थिति निकालनी है कि वो होगा कहाँ। सो व्यंजक बनाना है दूरी के लिए। तो हमने मान लिया कि माना जो उदासीन बिंदु है वो कहाँ पर है, बिंदु P पर यहाँ स्थित है जो, है ना, ये हमारा उदासीन बिंदु। तो इस पर Q1 भी विद्युत क्षेत्र लगाएगा। ये Q1 का विद्युत क्षेत्र E1 इधर हो गया और Q2 का विद्युत क्षेत्र इस ओर हो गया, जो प्रतिकर्षित करेगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होगा और बराबर हो गए इस बिंदु पर। अब हमने मान लिया कि दोनों आवेश Q1 Q2 r दूरी पर है और जो उदासीन बिंदु है, उदासीन बिंदु की आवेश Q1 से दूरी हमने x मान ली है, ये हमने माना आवेश Q1 से उदासीन बिंदु की दूरी कितनी है, x। तो इससे कितनी बच गई, है ना, आवेश Q2 से कितनी बच गई, ये पूरा है r, उसमें से इतना माइनस कर दो तो ये कितना बच गया, r माइनस x। ठीक है ना, ये पूरा r, उसमें से यहाँ x है तो ये जो बचेगा वो r माइनस x। ठीक है, अब स्थिति के लिए सूत्र या समीकरण बनाना है ना। तो क्या माना हमने, माना, ठीक है, उदासीन बिंदु, ठीक है, माना उदासीन बिंदु P की आवेश Q1 से दूरी, ठीक है, Q1 से दूरी कितनी मान ली हमने, x1, ठीक है, सिर्फ x मान है ना, x1 में। तब उदासीन बिंदु, है ना, ठीक है, उदासीन बिंदु P की आवेश Q2 से दूरी, इससे उसकी दूरी कितनी बनेगी यहाँ पर, r माइनस x। ठीक है ना, ये अभी हमने समझा। अब हमें उदासीन बिंदु होने के लिए क्या शर्त है ना, उदासीन बिंदु पर या उदासीन बिंदु पर, ठीक है, सॉरी, उदासीन बिंदु पर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर और विपरीत होगी। उदासीन बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर व विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में होती है ना। तो हमारे पास शर्त क्या निकल के आ गई, उदासीन बिंदु पर दोनों के विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर और विपरीत में, तो बराबर हो गई और कैसी दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत। ठीक है, तो हम यहाँ से जो दोनों के मान हम लगेंगे ना, उदासीन बिंदु E1 का मान अगर E2 के मान हम निकालें तो E1 किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आवेश Q1 की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा, अभी निकाला हमने, 1/4πε0 Q1, है ना, और उनके बीच की दूरी का वर्ग,
तो बीच की दूरी का वर्ग मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, है ना, P पर निकाला विद्युत क्षेत्र, तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी Q1 के कारण Q1 1/4π0 Q1 और बीच की दूरी का वर्ग x²। ठीक है, फिर इसी तरह से E2 का मान होगा 1/4π0। किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q2 की, कहां पर, बिंदु P पर। तो ये हो गई E2 से दर्शा रहे हैं। सूत्र क्या बनेगा, ये बटे में Q2 और बटे में Q2 से बिंदु P की दूरी का वर्ग r - x इसके। ठीक है, ये वाला। अब जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे, ये कैंसिल, Q1/x², इधर Q2/r - x का होल स्क्वायर। ये सूत्र बना हो जाए हमारे पास। मतलब हमने Q1 Q2 के मान दिए हो, दोनों के बीच की दूरी दी हो, तो हम उदासीन बिंदु की स्थिति मतलब यहाँ किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, है ना। इसको अभी हम समझेंगे भी एक न्यूमेरिकल से, बच्चे छोटे से न्यूमेरिकल से, है ना। पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना चाहो, हम इसको विजातीय आवेशों के लिए, है ना, बताएंगे हम। तो विजातीय आवेशों के लिए तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, सेम वेरिएशन आएगा, बस थोड़े से चिन्ह बदलेंगे ना, इसलिए हमने इसको अब नहीं किया। तो विजातीय आवेशों का जो उदासीन बिंदु होगा वो कहाँ पर होगा, ठीक है ना। उनका जो उदासीन बिंदु है जो आवेशों के बाहर कहीं होगा, मतलब जहां पर विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में आ जाते हैं ना। तो जैसे हमने कहा तो यहाँ पर जैसे ये -q आवेश है ना, -q आवेश, इस जगह पर माइनस आवेश बोल देते हैं, ओके, और इधर प्लस आवेश, ठीक है। तो अगर हम इनकी बल रेखा बनाएं तो परीक्षण आवेश जो इसकी बल रेखा है कैसी होगी, ये इस तरह से, है ना, मतलब ठीक है। ये परीक्षण आवेश को अगर हम कहीं रख रहे हैं इसके पास, तो परीक्षण धन आवेश हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी ओर होती है, ऋणात्मक आवेश की ओर होती है ना। तो ये ऋण आवेश की तरफ ही आएगी, इधर से ऐसे, है ना। इसका अगर हम विद्युत क्षेत्र बनाए तो इधर ऐसे, इस तरह, है ना, ऐसी बल रेखा इसकी जाएगी, ओके, इस प्रकार से। तो अगर बीच में हम बीच वाले भाग को देखो बेटे यहाँ पर, है ना, तो क्या दोनों के विद्युत क्षेत्र यहाँ विपरीत दिशा में है, नहीं, दोनों के विद्युत क्षेत्र यहाँ समान दिशा में रहेगी। कहाँ पर, बीच में, यहाँ दोनों के विद्युत क्षेत्र समान दिशा में, तो यहाँ उदासीन बिंदु तो नहीं आ सकता। जहां समान दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की वहां उदासीन बिंदु नहीं आ सकता। अब विपरीत दिशा कहाँ रहेगी, है ना। तो विपरीत दिशा देखो जो इसका विद्युत क्षेत्र ऐसी रेखा है, इधर आ रहा है, इसके विद्युत क्षेत्र को अगर मैं बनाऊं यहां तक लाऊं, है ना, इसके विद्युत क्षेत्र को, तो इसका विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है ना। तो यहाँ दोनों के विद्युत क्षेत्र कैसे आ गए, विपरीत दिशा में, ओके। इधर देखे तो इसका, है ना, इसका इसका विद्युत क्षेत्र इधर है, धन वाले का, ऋण वाले का भी कहां पर ही आएगा, ये ऋण वाले का यहाँ पर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है दोनों के, यहाँ पर भी समान दिशा में है और यहाँ पर विपरीत दिशा में। तो उदासीन बिंदु कहां पर होगा, आवेशों के बाहर होगा, बीच में कहीं नहीं होगा, आवेशों के बाहर। और बाहर कौन से आवेश की तरफ, ऋणात्मक आवेश की तरफ। तो छोटे, या इसे हम क्या लिखते हैं, रेखा पर किधर की ओर होगा, ऋणात्मक आवेश की ओर। जैसे वही लिखा है, दो विजातीय बिंदु आवेशों के कारण उदासीन बिंदु की स्थिति आवेशों से बाहर, आवेशों को केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर ऋणात्मक आवेश के समीप होगा, ठीक है ना। चलिए अब मतलब ध्यान रखिए, उदासीन बिंदु वहां आना है जहां पर दोनों के विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाए, विपरीत दिशा में आ जाए जो, ठीक है, दोनों के विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में आ जाए। तो विपरीत कहाँ होगा, ऋणात्मक आवेश के पास, ठीक है। चलिए अब इसके लिए भी व्यंजक बना लेते हैं अपन। तो मानो दो विजातीय आवेश Q1 Q2 परस्पर कहाँ रखे, ये -Q1 कर दो इसको, है ना, ये -Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ हम जो अब देखें, है ना,
उदासीन बिंदु किसके पास होगा, किसके समीप होगा, आवेश Q1 के। तो आवेश Q1 से हमने उसकी दूरी कितनी मान ली है, Q1 से P पे रखा हुआ मान ले, कितनी दूरी पे ले लिया हमने उसको, x दूरी पर, है ना। तो अब Q1 के समीप होगा, x दूरी पर मान लिया। फिर Q1 का विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, Q1 उसको आकर्षित कर रहा होगा बच्चों, तो ये Q1 का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। फिर Q2 का विद्युत क्षेत्र, Q2 का विद्युत क्षेत्र इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इस तरह विद्युत क्षेत्र दर्शा दिया हमने, है ना। अब यहाँ दूरियां देख ले उसकी, तो Q1 से दूरी तो हमने x मान ली, Q2 से दूरी कितनी हो जाएगी, Q2 से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये यहाँ तक r, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, x है। Q1 से उसकी दूरी कितनी, x, तो ये पूरी कितनी हो गई, r प्लस x, है ना। ये आ गया, आया समझ में, कहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, कहाँ उदासीन बिंदु होगा, किस बिंदु पे बनेगा, ठीक है। अब चलिए उदासीन बिंदु P की आवेश Q1 से दूरी, है ना, समीकरण बना लेते इसका भी। तो Q1 से दूरी हमने, है ना, आवेश माइनस Q1 से, x से दूरी बता दी, ठीक है। मतलब -1 तो जो ये उसका विपरीत होने का वो दिखा रहा है, हम Q1 Q2 ऐसे ही लिख दें, तो कितनी दूरी है उसकी, परिमाण दिख रहा है बस, है ना। तो Q1 से दूरी कितनी है, x। उदासीन बिंदु P की आवेश Q2 से दूरी कितनी है, r माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स, Q2 से दूरी r प्लस एक्स। फिर उदासीन बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर और विपरीत दिशा में होती है। उदासीन बिंदु पर दोनों के विद्युत क्षेत्र बराबर और विपरीत दिशा में होंगे। तो सेम यहाँ आएगा, बस यहाँ r माइनस के स्थान पर सेम इसका E1 का मान, E2 का मान बिल्कुल ही आएगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा, r प्लस एक्स, तो ये r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। तो ये था जो विजातीय आवेशों के कारण उदासीन बिंदु कहाँ बनेगा, तो आवेशों के बाहर ऋणात्मक आवेश की ओर उदासीन बिंदु रहेगा, और सजातीय आवेश अगर हो तो दोनों के बीच में कहीं पर बनेगा, और उसकी स्थिति निकालने के लिए हमारे पास ये समीकरण है ना। इसको अब हम एक छोटे से हल्के से न्यूमेरिकल से समझेंगे बच्चों, बहुत आसान से, आप इसको नोट कीजिए, है ना। चलिए बच्चों, अब हम इसको एक छोटे से न्यूमेरिकल से समझते हैं ना। जैसे, है ना, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, तो आप समझ जाना। जैसे हमको दिया है कि प्लस 4q आवेश व q आवेश, है ना, कहाँ पर रखे हैं, परस्पर r दूरी पर स्थित है, ठीक है। 4q और -q, ऐसे पहले ऐसे ले लेते हैं, r दूरी पर स्थित है। तो हम परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ रखे, है ना, प्रश्न ये कहाँ रखे कि, ठीक है, उस पर परिणामी बल या परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो, 0, है ना। ये जैसे हमारा एक प्रश्न है, ठीक है, समझने के लिए ऐसे छोटे छोटे ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर मान लो, है ना, प्लस 4q आवेश और ये, है ना, प्लस 4q आवेश और ये -q आवेश कहाँ रखे हैं, r दूरी पर। अब हमको क्या बोला गया है कि Q0 या Q0 को कहाँ रखे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। मतलब सीधे सीधे तो वही बात हो रही है ना, जहां पर विद्युत क्षेत्र 0 हो, उदासीन बिंदु होता है वो, है ना, या बल 0 हो जाए, तो उदासीन बिंदु ही पूछा है। तो अभी हमने समझा कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, तो उदासीन बिंदु किसकी तरफ बनता है, ऋण आवेश की ओर, तो ये इधर बनेगा। उदासीन बिंदु कहाँ बनेगा, जो ऋण आवेश की तरफ बनेगा, है ना। तो मान लिया ये उदासीन बिंदु P पर है, इसकी आवेश Q से कितनी दूरी है, -q से x है, ओके। तो 4q से उसकी दूरी कितनी हो गई, 4q से दूरी कितनी हो गई, r प्लस एक्स। यहाँ आपको r के बदले में जो कोई मान भी दे सकता है, वो 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, कोई भी एक संख्या दे देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। आप संख्या दियो तो संख्या रखेंगे वहां पे, है ना। तो अब चलिए, है ना, अब हमने क्या देखा कि दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, उदासीन बिंदु के लिए दोनों के विद्युत क्षेत्र समान होते हैं। तो किसका विद्युत क्षेत्र, 4q का, 4q के विद्युत क्षेत्र को हम ये इधर बता दे रहे हैं, ये E1 हो गया, है ना, किसके कारण, ये प्लस वाले के कारण, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा, और ये E2,
E2 किसके कारण, माइनस वाले के कारण आकर्षित करेगा, है ना। तो E1 और E2 के बराबर होने चाहिए। अब यहाँ देखें E1 किसका विद्युत क्षेत्र है, 4Q का। तो समीकरण क्या है विद्युत क्षेत्र का, 1/4πε0, है ना। सूत्र क्या होता है यहाँ पे, 1/4πε0 Q/r², ये होता है ना। Q मतलब यहाँ पर आवेश का मान, R होगी उसकी दूरी। तो यहाँ आवेश का मान कितना है, 4Q, है ना। प्लस लेंगे सिर्फ, तो 4Q बटे में दूरी का वर्ग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना संख्या दी है, तो आप संख्या लिख सकते हो, चलो 4 सेंटीमीटर दिया हो या जो भी दिया है ना। अब यहाँ पर इसी तरह से 1/4πε0, अब माइनस Q का, तो Q सिर्फ परिमाण लेंगे हम आवेश का, है ना, माइनस नहीं लेंगे। तो Q और वहां से वहां तक की दूरी कितनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तक निकालना है, तो ये हो गया x², ठीक है। जो कैंसिल हो जाएगा तो उसको कैंसिल कर दो, है ना, और जो हमारे पास आएगा उसका आंसर निकाल दो। तो R को चलो मान लो, हम मान लेते ये कितने दूरी पर है, ये 4 सेंटीमीटर दूरी बोल दिया मान लो, है ना। हम R नहीं बोलते, कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ओके। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर कर दो, तो जहाँ R है वहां पर 4 कर देते, यहाँ पर भी 4 हो गया, है ना। कोई भी मान हो सकता है, आपको विधि सीखना है बस। चलो, तो जो कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल, Q से Q कैंसिल, इधर बचा 4/x², है ना, इधर 1/x², ये बचा। अब इसको जो वर्ग में लिख दे हम, है ना, इसको 2 की घात 2 लिखा सकते हैं, 2 की घात 2 बटे में 4 प्लस x, उसकी भी घात 2 है, तो पूरे को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस x, ये ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर इधर 1/x, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, दोनों के क्या मान लेंगे हम, धनात्मक मान लेंगे। तो 2 4 प्लस x, इधर कितना आ गया 1/x, तो यहाँ से x का मान निकालना था आपको, क्या हो गया यहाँ से जो 2x और 4 प्लस x, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, x इधर आके 2x माइनस x 4, ठीक है। तो ये x से यहाँ पर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4, दूरी किस में थी, सेंटीमीटर, मतलब x कहाँ से मानी गई दूरी थी, आवेश माइनस Q से, तो माइनस Q से भी उसकी दूरी कितनी आई, ये वाली 4 सेंटीमीटर। तो माइनस Q आवेश से भी वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे हम परीक्षण आवेश को, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, है ना। तो यहाँ से उसकी दूरी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। मतलब उदासीन बिंदु हम क्या लिखेंगे, क्या आंसर आएंगे, बोलेंगे हम कि आप परीक्षण आवेश Q0 को माइनस Q आवेश से 4 सेंटीमीटर दूर रखने पर उस पर विद्युत बल, परिणामी विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो इस तरह से जो उसका समीकरण है ना, ऐसे उसको हम उपयोग में लाते हैं, इस तरह से उसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। जो कि उधर कहाँ रखे कि उदासीन बिंदु, या उदासीन बिंदु कहाँ होगा, तो ऐसे धनात्मक आवेश देकर भी कर सकता है, आपको ऋणात्मक आवेश देकर भी कर सकता है ना। तो आप चलिए, ये उसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है ना, इसको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो सिर्फ हेल्प के लिए। इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सारे टॉपिक से रिलेटेड। अभी हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। चलो।